Yeah, hello, good morning. I think Divya, Miss Divya is there. Hello, Divya, am I audible to you? Hello, Manisha ma'am, am I audible? Yes, sir, you're perfectly audible. Divya, can you please answer? Hello, Divya, are you getting our voice? Arav? Hello, Arav? yes, yes, hello. Hello, Arav, are you getting our voice? Yeah, there are two students, I guess, Arav Yes, and Divya. Arav, can you please reply? He has replied, I guess. ma'am. Okay, okay. You can start the session. Yes, Arav, are you into some crowdy area or something? Because a lot of voice is coming. Yes, sir. Yes. Okay, okay. So can you go to a particular place where I mean we can have a bit more clear voice from your side? Arav, is it possible for you to go to some deserted place at your home so that we could have a peaceful session? Sorry, ma'am. I For you? join next class because I'm at in driving Okay, he is in driving. city. Rahul sir, he is driving. That's why Okay. Yes. it So would be. Arav, please stop somewhere and so that we can have an interaction with you. हम आपके साथ बात कर सकते हैं. थोड़ा सा आप बस अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा रुकें कहीं पे साइड में और देन वी कैन स्टार्ट. Okay, sir. Okay. 1 minute. या Yes, sir. ओके. आरव, कौन से कोर्स में एडमिशन लिया आपने? बीबीए, एमबीए? MBA, sir. एमबीए. सो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है बेटा? ग्रेजुएशन में ये कंप्लीट कर लिया ग्रेजुएशन. कौन सी डिग्री? बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीए? BA. बीए. हाँ सर. ओके. सो बीए में आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? BO में था इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी हम्म. और पॉलिटिकल. वेरी गुड, वेरी गुड. सो आपने इकोनॉमिक्स अपना बीबीए में बीए में रखा है सब्जेक्ट ऐसा, सो दैट्स वेरी गुड. यस यस. और बेटा एमबीए में इट विल रियली हेल्प यू आउट. सो आरव, क्या आई मीन मे आई नो आपका मतलब एमबीए में जाने का कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, कोई रीजन कि एमबीए क्यों करना है? एक तो खुद के बिजनेस के ऊपर फोकस करना है कि मतलब जैसे कोई बिजनेस से के बारे हम्म. में थोड़ा अच्छा नॉलेज मिलेगा कि हमारे भी कोई बिजनेस जो कर रहे हैं जो करेंगे ओके. उसको आगे कैसे आगे ग्रोथ करना है, आगे के लिए फ्यूचर क्या सोचे हैं. ओके. सो आरव, कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कौन से प्लेस से हैं? मैं तो यहाँ जयपुर से ही हूँ, टोडी हड़माड़ा. ओके. तो आरव, अपना कोई फैमिली बिजनेस है आपका बेटा? नहीं, मैं फैमिली बैकग्राउंड तो इतना अच्छा नहीं है बट मैंने खुद नहीं किया है, मतलब मैं खुद का सेल्फ बिजनेस है. वेरी गुड. खुद का बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो आप? दैट्स वेरी गुड, वेरी हाँ. गुड. ओके. किस 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 तरह का, किस चीज का बिजनेस है? मेरा एक तो ऑनलाइन सेलिंग का है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का, शूज वगैरह फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा अच्छा. वगैरह पे ओके. बड़ी तो कंपनीज पे ऑनलाइन शूज सेल का ई कॉमर्स का काम है. तो आप मतलब शूज कहीं से परचेज करके उनको ऑनलाइन बेचते हैं या मतलब आप लॉजिस्टिक्स में है? किस तरह से आप सेल करते हैं?
नहीं नहीं नहीं, जैसे मैं आगरा से, दिल्ली से, कोलकाता से माल परचेज करता हूँ होलसेल में, फिर उनको मतलब जो रिटेल में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो ये ऑनलाइन पोर्टल है, इन पे सेल आउट करता हूँ। ओके, वेरी तो गुड अभी तो वेरी लोग गुड। कुछ भी नहीं कर पा रहे इसमें। But Arav, lockdown is the perfect opportunity for online business. सब कुछ हाँ, ऑनलाइन आ गया है। नहीं सब कुछ आ गया है, लेकिन हमारा सेगमेंट, हमारा जो शूज का है, तो शूज तो ऐसी चीज है कि लोग जिनके पास कोई अभी प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिक्स कंडीशन खराब हो, तो खाने पे ध्यान देंगे, शूज पे थोड़ी ध्यान देंगे। एग्जैक्टली दैट इज अ पॉइंट कि अभी पीपल विल स्पेंड मनी ओनली ऑन द थिंग्स व्हिच दे नीड। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उस पे खर्च करेंगे, शूज वगैरह प्रायोरिटी पे नहीं है। सो वो एक यस फैक्टर यस। आपका बिल्कुल बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। वेरी गुड। वी हैव अनदर स्टूडेंट दिव्या। दिव्या, कैन यू हियर मी हाँ बेटा? हेलो दिव्या। आरव, आरव कैन यू म्यूट योरसेल्फ बेटा? 5 मिनट के लिए आप अपना माइक को म्यूट कर लेंगे? ओके, थैंक यू। दिव्या, कैन यू हियर मी बेटा? Yes, sir. Yeah, so good morning. This side Dr. Rahul Sharma from Good University morning, of sir. Engineering and Management, Jaipur. So Divya, you have also taken admission for MBA, right? Yes, sir. Okay. May I know your graduation background? Sir, arts faculty. Okay, you have done BA. Yes, sir. BA. Okay, and कहाँ से belong करते हैं आप? From which place you belong to? सर जयपुर से। जयपुर से। ओके, सो दिव्या, मेरा अभी मैं आरव से बात कर रहा था, वो भी आर्ट्स हाँ से ही है, बीए से ही है। हाँ सर। सो आपसे भी मेरा एक क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी आरव से किया था। बेटा, व्हाई एमबीए? क्यों एमबीए करना चाहते हैं हम? एनी पर्टिकुलर थिंग जो आपने माइंड में सोची हो अभी तक? सर बस सेल्फ बिजनेस वगैरह के लिए। ओके, सो बिजनेस ज्वाइन एमबीए से करना है। जॉब वगैरह। हाँ सर। ओके, तो कोई फैमिली बिजनेस है अभी आपका? नहीं सर, शूज वगैरह का ये ओके, सो नॉर्मली घर में कर रखा है। okay, so Arav and Divya, you both are somewhere, I mean, into the same business? हाँ हाँ सर, पार्टनरशिप में हम दोनों का। अरे ग्रेट ग्रेट। सो हम लोग यहाँ पे वी हैव टू बिजनेस पार्टनर्स एज अ स्टूडेंट, सो इट्स रियली अ गुड, आई मीन वी आर ऑनर्ड टू हैव यू बोथ। सो ओके, सो दिव्या, इन बीए आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? सर ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर एंड पॉलिटिकल। ओके, राइट। सो दिव्या, सी आप दोनों एमबीए में जाना चाहते हैं, दैट्स वेरी गुड। और क्योंकि आप लोग एक्चुअली, आप लोगों की एक एडवांटेज जो बाकी स्टूडेंट से ऊपर है वो ये है दैट यू आर ऑलरेडी इनटू द मार्केट। व्हाट आई मीन बाय ऑलरेडी इनटू द मार्केट इज दैट जो चीज एक नॉर्मल स्टूडेंट एमबीए करने के बाद में सोचता है, ही स्पेंड 1 ईयर इन थिंकिंग दैट आई वांट टू गो फॉर अ बिजनेस, और किस तरह का बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करना है, आप लोग ऑलरेडी वो स्टार्ट कर चुके हो। एंड यू हाँ आर सर। इनटू अ वेरी गुड सेगमेंट, शू सेगमेंट। और इंडिया, दैट टू आगरा, आई गेस आगरा से सबसे ज्यादा आप लोग अपना यूनिट्स लेते होंगे और उनको फिर ऑनलाइन सेल करते होंगे। सो आपके पास एडवांटेज ये है कि आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, आप स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं हो, आप अपनी रेस में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुके हो। सो नाउ हाउ एमबीए विल वर्क फॉर यू, उसके वी हैव डिफरेंट पॉइंट्स जो कि आपको इसमें हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे करंट एमबीए स्टूडेंट्स में भी है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। इन योर एमबीए, आपने सुना है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? कुछ सुना है इसके बारे में? नहीं सर। ओके, आरव बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप? खुद का सेल्फ कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना, कि जिसके ऊपर खुद पूरा ओके, करके अपना खुद का बिजनेस आरव, आरव तरीके। सिंपली आप ये कह सकते हो कि सर जो काम मैं और दिव्या कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप ही तो है। हाँ
आप दोनों जो काम कर रहे हैं दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? सो Yes. बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग विच इज नीडेड राइट नाउ। अभी कोई भी कंट्री हो, दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक होता है जो जॉब सर्च करते हैं, दूसरे होते हैं जो जॉब क्रिएट करते हैं। अब एक इकोनॉमी के लिए, एक कंट्री के लिए सेकंड कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से? जो जॉब क्रिएट करते हैं। अब जॉब क्रिएट मतलब कैसे? आरव, कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक बेटा? व्हेन आई आस्क अ क्वेश्चन आप अनम्यूट कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा। दिव्या, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ सर। या सो या सेकंड कैटेगरी, तो आप दोनों जो हैं उस सेकंड कैटेगरी में हैं, जो लोग जॉब सर्च करने के बजाय जॉब क्रिएट करने में बिलीव करते हैं। नाउ जॉब क्रिएट करने में बिलीव कैसे? अब आपका एक शू का बिजनेस है, ठीक है, और मैं ये मान के चलता हूं अभी बहुत छोटे लेवल पे आप कर रहे हैं, मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, छोटा मतलब इन द सेंस अभी बहुत बड़ा एक्सपेंशन नहीं किया है आपने, है ना? तो अभी आप एक बहुत स्मॉल स्केल पे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्टिव केवल इस स्केल पे रहना तो नहीं है, इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है? अब बेटा इसको आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा पहली बात ये बताइए, इसके लिए पैसा कहां से लिया आप लोगों ने? स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए होगा, वो कहां से आया बेटा? सर थोड़ी बहुत तो खुद की सेविंग्स थी। वेरी गुड, सेविंग्स, ओके। और थोड़ा बहुत फैमिली सपोर्ट। थोड़ा बहुत फैमिली सपोर्ट लिया आपने, ठीक है, ओके। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो एक बिजनेस के लिए जरूरी है वो है प्लानिंग, कि क्या बिजनेस करना है, वो आप लोगों ने सोचा, ठीक है। आप ये बता सकते हो कि व्हाट इज द रीजन फॉर यू टू चूज दिस शू बिजनेस? शू बिजनेस में क्यों आए आप लोग? कोई रीजन है इसका? नहीं सर, रीजन तो क्या है, एक्चुअली पहले हमने क्या नॉर्मली शॉप वगैरह क्लोथ्स का करके देखा था, तो क्लोथ्स में हमें कोई बेनिफिट दिखा नहीं, उसमें वैरायटी भी काफी होती है, तो इतनी वैरायटी एक साथ अवेलेबल नहीं करवा सकते हम। उसमें क्या है, पेमेंट वगैरह भी थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। और शूज में ये रहता है, नॉर्मली अपन गर्ल्स का भी रखते तो गर्ल्स में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बॉयज में ज्यादा टाइप्स नहीं होते, तो अपन नॉर्मली चीज रख, इसलिए हमने नॉर्मली रखा कि बॉयज का ज्यादा हमें ना उसमें पेमेंट लगाना पड़ेगा और ना ही ज्यादा डिफरेंट टाइप की हमें वैरायटी लेनी पड़ेगी। ओके, अब देखिए दिव्या, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले कोई भी बिजनेस हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं कि हम कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे दो बिजनेस देखे, एक तो आपने कहा कि आपने अपना क्लोथ्स की शॉप ओपन करके देखा, और दूसरा एक शू। तो ये दो ऑप्शन आपके पास में थे। नाउ आपने क्या किया, ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे बिजनेस कहां करना है। तो दो एरिया आपने लिए, पहला क्लोथ्स का, दूसरा शूज का, ठीक है। अब आप सेकंड स्टेज में आए। सेकंड स्टेज आती है इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव्स। जनरल वर्ड्स में कि जो भी ऑप्शंस आपके पास में है आप उनको इवेल्युएट करो। इवेल्युएट इन द सेंस ट्राई टू कंपेयर कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा। अब ये कैसे किया आपने? आपने खुद ने अभी आंसर किया इस चीज का कि सर हमने क्लोथ्स की शॉप ओपन करी, उसमें हमने रियलाइज किया कि इसमें वैरायटी बहुत है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसी हैं कि जहां हमें लगता है कि हम इतनी वैरायटी, हमारा जो बजट है, जो फाइनेंस हमारे पास में अवेलेबल है, उसमें हम प्रोवाइड नहीं करा सकते। बिजनेस तो क्लोथ्स का भी अच्छा था, या आप भी कहते हो, बट उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स थी वो थोड़ी ज्यादा थी। तो आपने क्या किया, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऑल्टरनेटिव को कट कर दिया। किसको? क्लोथ को, ठीक है। अब क्लोथ कट होने के बाद में आपके पास में एक ही ऑल्टरनेटिव बचा, कौन सा? शूज। सो शूज के केस में आपने क्या किया कि यू हैव टेकन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन कि हाँ, जो मेरा बजट है, जो मेरा फाइनेंस है, उसमें ये पर्टिकुलर चीज मेरे लिए बेनिफिशियल होगी। नाउ अब आप थर्ड स्टेज में पहुंच गए कि ठीक है, बिजनेस प्लान तो कर लिया है, नाउ पैसा कहां से आएगा? फ्रॉम वेयर आई विल गेट मनी, राइट? सो इस चीज के लिए आपने क्या किया बेटा? आपने कहा कि सर हमने थोड़ा सा सेविंग्स लिया और दूसरा हमने फैमिली सपोर्ट लिया।
ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें हैं आपका पर्सनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, बूट स्ट्रैपिंग। अब देखिए एमबीए में बेसिकली जब आप पढ़ेंगे, जब आपके सब्जेक्ट्स आपके पास में आएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप भी आपके पास में होगा, वी यूज सो मेनी टेक्निकल थिंग्स, बट उनका जनरल मीनिंग यही है। पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि सर्च फॉर द ऑल्टरनेटिव्स। आपने सर्च फॉर द ऑल्टरनेटिव्स मतलब सर मैंने 2 ऑल्टरनेटिव सर्च किए, एक था मेरा क्लोथ्स का बिजनेस, दूसरा मेरा था शूज का बिजनेस। सो बात क्लियर हो गई। सेकेंड चीज आई इवेल्युएट दी ऑल्टरनेटिव्स। उन ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करो कि कौन सा मेरे लिए बेटर है। सो उन दोनों में से आपने कंपेयर किया कि सर क्लोथ्स वाला मेरा इन कुछ रीजंस की वजह से ठीक नहीं है, सो आई विल गो विद दी शूज। सो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। सो मैं इन एग्जांपल से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं दैट व्हेन वी स्टार्ट स्टडिंग एमबीए एंड जब हम एमबीए कर रहे होते हैं तो जब बुक्स हमारे पास में आती है, आपको भी पता है मोस्ट ऑफ द बुक्स एंड नॉट मोस्ट ऑल द बुक्स आर इनटू द इंग्लिश, और उनके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स होती है। उनको देख के स्टार्टिंग में क्या है, बच्चा थोड़ा डर जाता है, स्टूडेंट गेट फ्राइटेंड कि यार ये कैसे पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा। सी, हमें यहाँ पे किताबों को रटना नहीं है, राइट, हमें उन्हें समझना है। समझने का बेस्ट चीज क्या है बेटा, अगर अभी मैं यहाँ आता और मैं यहाँ पे एक जो है एक प्रेजेंटेशन लेके आ जाता हूँ कि बिजनेस प्लान क्या होता है और बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, और उसमें मैं बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स लेकर आ गया, आप बेटा 5-10 मिनट में आप बोर हो जाते हैं, राइट। यस सर। अब आप बोर ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए कर सकते हैं, और जो हम लोग करते हैं क्लास में, कि ट्राई टू कनेक्ट these books, these content of the books with the normal life, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करो। बेटा हमेशा याद रखना, आपने जो भी सब्जेक्ट बीए में पढ़े हैं उन सब्जेक्ट्स में कोई भी चीज आपके पास में आई, अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर चीज को एक नॉर्मल इंसान को समझा सको, नॉर्मल इंसान इन द सेंस जो उस फील्ड से नहीं है, जो उस फील्ड से बिल्कुल बिलोंग नहीं करता, जिसको उस फील्ड के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने ज्योग्राफी वगैरह सब पढ़ा बीए में, और आपके पास में एक नॉर्मल, मैं आता हूं, सपोज मैं आता हूं और मैं जो है केवल 10th पास बंदा हूं, उसके बाद कुछ रीजंस की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर सका। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो पर्टिकुलर चीज, वो जो भी पढ़ाई आपने करी है, अगर वो चीज आप मुझे समझा सको, जिसका उस फील्ड का कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो कभी ज्योग्राफी की जिसने बुक हाथ में नहीं ली है, हिंदी लिटरेचर जिसने कभी नहीं पढ़ा है, अगर आप उसको समझा सको कि देखो ये चीज ऐसे होती है, दैट इज द थिंग जहां आप ये कहोगे कि यस सर आई हैव स्टडीड ज्योग्राफी इन अ बेटर वे। केवल पढ़ लेना और उनसे अच्छे मार्क्स ले आना बेटा कभी आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। यस, मैं ये नहीं कह रहा वो जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, मार्क्स उतने ही जरूरी हैं, परसेंटेज उतनी ही जरूरी है जितनी बाकी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ मार्क्स से, सिर्फ परसेंटेज से दुनिया नहीं चलती आज की डेट में। हमें जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, जिस भी फील्ड से आप हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप आर्ट से हो, चाहे आप साइंस से हो, आपको अपने फील्ड की बेसिक नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। और उसकी क्लियरिटी आप कब आइडेंटिफाई करोगे, जब आप उस इंसान को जो सिर्फ 10th पास या 10th फेल है, उसको आप अपनी ग्रेजुएशन वाली चीज समझा सको। क्योंकि उसके लिए आप क्या है, आप उससे टेक्निकल बात नहीं कर सकते, आपको उसको बेस पे जाके समझाना होगा। सपोज आज आपने एमबीए कर लिया और आपसे आके वो पूछते हैं कि बेटा ये बिजनेस प्लान क्या होता है, और आप शुरू हो गए कि सर्च फॉर द ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएट द ऑल्टरनेटिव्स। दिव्या आपको लगता है वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड होंगे? नहीं सर। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो कहेंगे कि ये पता नहीं कौन सी बात कर रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। एग्री? यस सर। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है, जैसे मैंने आपको अभी बोला, क्योंकि आप अभी बीए से हो, आपको एमबीए की ज्यादा नॉलेज नहीं है, एमबीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। और कई लोग आपको ये भी कह देंगे कि साहब आप तो बेटा बीए से हो, बीए वाले तो एमबीए में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वहां पे कॉमर्स होती है, मैथ्स होती है। बेटा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज समथिंग जो आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे। आज आप सोचते हो कि नहीं सर मैं तो बीए से हूं, मैं एमबीए नहीं कर सकती,
2 साल 4 साल बाद में जब आप इस बिजनेस में आगे जा रहे होंगे और आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी चीजें आ रही होंगी और आप उनको समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन एक जो आपका कॉम्पिटिटर है वो एमबीए करा हुआ है और उसने सारी चीजों को समझ लिया, बेटा दैट इज द पॉइंट वेयर यू विल रियलाइज दैट अगर उस टाइम पे मैं एमबीए कर लेती तो आज मैं इससे आगे होती। क्यों? क्योंकि वो जो कॉम्पिटिटर है ना, उसने एमबीए करने के बाद में बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने अपना बिजनेस एमबीए से पहले ही शुरू कर चुके हो। सो आपके पास में एक एडवांटेज है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज तो ये माइंड में बिठा लो कि वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, ऑल बैकग्राउंड्स आर सेम, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है दैट सर मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं, आई कैन नॉट डू एमबीए। यू कैन इजीली, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैनेजमेंट हम कैसे सीख सकते हैं। मैनेजमेंट कहीं से भी सीखा जा सकता है। मेरे पास में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी प्रेजेंटेशन है, लेट मी पुट इन फ्रंट ऑफ यू एंड तब आप समझोगे कि हाँ मतलब इन सारी चीजों से भी मैनेजमेंट सीखा जा सकता है। सो मैं अभी आपके सामने उसको लाता हूं, 1 मिनट दीजिए मुझे। बेटा ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? नो सर। वेट, स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको? नो सर। Yes, sir. दिख रहा Yes, है? sir. यस सर। क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, एक बार So पढ़ोगे? management is everything. एवरीथिंग नहीं, एवरीवेयर। एवरीवेयर। Okay, everywhere. Sorry. Yeah, so today I have this small but interesting way to teach you that we can learn management from everything around us, है ना। तो let's start, देखते हैं क्या है इसमें। ओके, सो आप सबने, आप आई होप आप सबने शोले मूवी देखी होगी। सबको पता है व्हाट इज शोले? यस सर। मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड मिस्टर धर्मेंद्र वर देयर, अगर मैं सही हूं तो, राइट? Yes. या सो उसमें विलेन का नाम क्या था? No, sorry, sir. व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेन, फेमस विलेन इन द शोले? गब्बर Gabbar. सिंह। Gabbar Yeah. Singh. Yes. Yeah, so indeed Gabbar Singh is the most quoted Bollywood villain of all times. Not just this, with some seriously good script writing by Salim Javed, there is timeless wisdom in Gabbar Singh's character. तो आज हम गब्बर सिंह के कैरेक्टर से मैनेजमेंट या मार्केटिंग या कोई सा भी जो फील्ड है मैनेजमेंट का, उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ठीक है। गब्बर was more than just a ruthless dacoit. He was also a management and marketing genius. Please read this line. It is written over here that he was also a management and marketing genius. अब आप बताइए, जब भी शोले देखी होगी या अब देखेंगे, कभी ये सोचा होगा कि गब्बर सिंह के लिए कोई ये बोलेगा कि वो मार्केटिंग और मैनेजमेंट का जीनियस भी था? आई थिंक नो, है ना, कि सर पता नहीं क्या बता रहे हो आप ये। बट लेट्स मूव अहेड, just have a look at all that we can learn from his enterprising character, ठीक है। सो हम यहाँ पे उसके कुछ डायलॉग्स की बातें करेंगे और उन डायलॉग्स में मैनेजमेंट या मार्केटिंग का जो ज्ञान छुपा हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि सर वी कैन लर्न मैनेजमेंट फ्रॉम एनीथिंग इन आवर लाइफ। सो लेट्स सी, फर्स्ट डायलॉग क्या लिखा हुआ है? जो डर गया समझो मर गया, राइट? सुना हुआ डायलॉग है।
Yes, sir. Yeah. Now this is the most timeless lesson from Gabbar Singh. Courage and enterprise are the most important factors for laying the successful foundation of a growth oriented organization or a happy life. डायलॉग तो सबने सुना हुआ था, बट प्लीज रीड इट. जो इसका डिस्क्रिप्शन हमने नीचे लिखा है, that courage and enterprise are the most important factors for laying the successful foundation of a growth oriented organization. You have seen that Gabbar Singh always used to speak this line, जो डर गया समझो मर गया, जो डर गया समझो मर गया. What is that? By this line वो अपने एम्प्लॉइज को, जितने भी उसके एम्प्लॉइज थे, उनको मोटिवेट करता रहता था कि प्लीज शो सम करेज, कुछ अपनी तरफ से एक हिम्मत रखो. और प्लीज कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक बिकॉज अ लॉट ऑफ एयर इज कमिंग. प्लीज म्यूट योर माइक. Whenever you want to say something, you can unmute and say. Yeah. So courage and enterprise are the most important factors. Suppose you are into the sales. कंपनी ने सेल्स टारगेट आपको दिया एंड आपने कहा कि यार ये टारगेट तो मेरा पूरा नहीं हो सकता, मैं सेल्स नहीं कर सकता. अब आपके रिपोर्टिंग मैनेजर में दो तरह के रिपोर्टिंग मैनेजर हैं. एक रिपोर्टिंग मैनेजर है, वो ये कह रहा है कि नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो जॉब चली जाएगी. एंड सेकंड रिपोर्टिंग मैनेजर इज सेइंग दैट डोंट वरी, शो सम करेज. शुरू की 1-2 कॉल्स पे मैं आपके साथ चलूंगा, यानी जब भी आप सेल्स पे जा रहे होंगे मुझे अपने साथ लेके चलिए, हम दोनों मिलकर के वहां पे सेल्स पिच करेंगे एंड हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विस है वो बिक जाए. ठीक है. तो इस तरह से मैनेजर क्या कह रहे हैं कि करेज दिखाइए, बिकॉज जो डर गया समझो मर गया. दिस इज टोटली एप्लीकेबल इनटू द बिजनेस एज वेल एज जॉब. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने देखा कि सामने बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया है, एक तरीका यह हुआ कि नहीं इसके सामने तो मैं टिक नहीं सकता, बंद करो. दूसरा यह हुआ कि नहीं वो कॉम्पिटिटर भले ही आ जाए बट मैं मार्केट में 5 साल से हूं, आई एम देयर इन द मार्केट. सो लेट्स फॉलो दिस प्रिंसिपल दैट जो डर गया वो समझो मर गया, एंड लेट्स शो सम करेज and try to fight with the competition. Is it clear to all of you? Yes, sir. And quite interesting. कभी इस डायरेक्शन से सोचा कि इसको हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? I think बोर नहीं हो रहे हो आप लोग? We have some interesting content. Yes, sir. Yeah. So let's move on to the second dialogue. क्या लिखा हुआ है? कितने आदमी थे? Again a famous dialogue from Gabbar Singh. So as a part of business strategy, Gabbar Singh made it a point to understand his competition. Please read it carefully. As a part of the business strategy, Gabbar Singh made it a point to understand his competition, and knowing that his team was defeated by only 2 people, he understood that even a small team can make a difference. So by this actually 2 लेसन हमें सीखने को मिलता है. पहला ये that Gabbar Singh made it a point to understand his competition. कितने आदमी थे? So he is trying to ask his employees कि जिनके सामने आप हार के आए हो, जिनके सामने आप अपनी स्ट्रेटेजी में फेल हो गए, वो आदमी एक्चुअली कितने थे? So आंसर क्या मिला? What is the answer? कितने आदमी थे? 2, right? And 2 कौन से? Mr. अमिताभ बच्चन and Mr. धर्मेंद्र, right? Dharmendra. Jay Yes. and Viru, right? So by after knowing this कि 2 लोगों से मेरे इतने आदमी हार के आ गए, he has understood that even a small team can make a difference. A small team can make a difference. यहाँ पे 2 वर्ड यूज हुए हैं, स्मॉल एंड टीम. दोनों का अपने आप में मैनेजरियल सिग्निफिकेंस है. सबसे पहली चीज, whenever you are doing a particular task together, you should have a team spirit in yourself. आपके अंदर एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए. आप कहीं भी देख लीजिए, whenever our Indian cricket team plays onto the ground, अगर वो लोग इंडिविजुअली अपने लिए खेलेंगे, आपको लगता है टीम जीत सकती है?
No, sir. Never. नहीं, right? Why Mr. Mahendra Singh Dhoni is considered to be the most successful captain in history of Indian cricket? Why? Because he has always made it a point that we are not 11, we are 1. हम 11 नहीं है, हम कितने हैं? एक है. There is a team. There is a team. So team efforts हमेशा होने चाहिए. Second चीज, अगर if there is a team of let's suppose 10 people and there is another team of 3 people, or for this Sholay example let's suppose there is a team of 2 people, but अगर उन 10 की टीम में कोऑर्डिनेशन और टीम एफर्ट्स नहीं है, they will not be able to be successful. लेकिन अगर ये 2 लोगों की जो टीम है, इन दोनों में अगर कोऑर्डिनेशन है और दोनों का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, गब्बर के टीम को हराना, they will defeat it. So by this particular thing, by asking this question, कितने आदमी थे, he has actually understood 2 things. One is that try to understand your competition and never ever underestimate your competition based on the size of the members into the team. Border movie भी हमने सबने देखी है. We have seen the movie Border, right? And we have seen the example that Indian कितने soldiers थे और सामने कितने soldiers थे, but we have won. Why? Because each and every soldier has only one objective: to win for the country, to win for the country. Right? Understood? Yes, sir. चले Yes, आगे? sir. Okay. Hmm. Great. Next, third dialogue. अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पे? Again, आई थिंक डायलॉग याद होगा सबको, या अब याद आ गया होगा कि कितना इनाम Yes, sir. रखे हैं सरकार हम पे. नाउ व्हाट इज दिस? गब्बर न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग वंस ओन ब्रांड. ब्रांड का मतलब समझते हैं आप? Yes, What do sir. you mean by brand? So Gabbar actually knew the importance of promoting one's own brand. वो जानते थे कि अपना ब्रांड प्रमोट करो, अपना ब्रांड जितना प्रमोट करोगे उतना ही आसान होगा. इस वजह से he has asked, he always asked सांबा that अरे कितना इनाम रखा है सरकार ने हम पे. इससे उसे क्या पता चल रहा है? His brand value. What is his position into the market? He put it very nicely when mothers put their kids to sleep saying सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा. ये डायलॉग सुना है कि जब भी गांव Yes, में बच्चे सोते नहीं है, मदर्स उनको बोलते हैं कि प्लीज सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा. व्हाट इज दैट? दैट ब्रांड वैल्यू इज बिल्ट बाय शेमलेसली प्रमोटिंग योर बिजनेस. आज आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, दिव्या आपका शू का बिजनेस है. Starting a business doesn't mean that you have a air conditioned office with some chair and table and you are sitting there and you are using some internet or something. No. To start a business, to make it a successful business, you will have to go into the market and shamelessly promoting your business. What do we mean by shamelessly promoting your business? Is that suppose आज आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने आपको बोला कि आपने खुद ने सोचा कि यार अपने को इसको प्रमोशन करना है और अपने पास में ना तो ज्यादा पैसा है, तो हम बिजनेस को प्रमोट करने के लिए पैम्पलेट छपवाते हैं. यार वी हैव दैट. कई बार न्यूज़पेपर में आता है, अगर आपने देखा हो तो एक पैम्पलेट आता है कि ये शॉप आपके यहाँ ओपन हुई है या ये स्टोर आपके यहाँ ओपन हुआ है. सपोज आपके पास में बजट नहीं है कि आप उन पैम्पलेट्स को न्यूज़पेपर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवा सके, राइट? सो आपको मैं ये कहता हूं कि प्रॉब्लम क्या है. आप खुद जाइए उन पैम्पलेट्स को लेके और आप दिल्ली की एक कॉलोनी सेलेक्ट कर लीजिए, एक एरिया सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें घर घर जाकर आप अपना पैम्पलेट वहां पे डालकर आइए, वहां पे लोगों से मिलिए, उनको बताइए. अब आप क्या बोलोगे? सर ये काम मैं थोड़ी करूंगा या करूंगी, ये काम मुझसे नहीं होगा सर, मैं तो इस बिजनेस का ओनर हूं, मैं नहीं कर सकता. दिस इज द पॉइंट जहां पे आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल होने से रोक रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग इट कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू? Yes, sir.
ओके, Yes, sir. सो शेमलेसली प्रमोटिंग योर बिजनेस, क्योंकि अगर आप खुद पैम्पलेट लेकर जाएंगे और वहां पे जाकर लोगों को बताएंगे कि सर मैम, सर और मैम व्हाटएवर इट इज, आई हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया और आपके बिल्कुल पास में ही है, सो उस पे क्या होगा, एक 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, एक 1-to-1 इंटरेक्शन होगा और उससे ये होगा कि लोग आपको जान पाएंगे। अगर वो पैम्पलेट, आपको पता है न्यूज़पेपर में आपके घर पे रोज के 4-5 पैम्पलेट आते होंगे, अभी कोविड चल रहा है इसलिए ज्यादा नहीं है, बट आते होंगे, आप क्या उन सबको पढ़ते हो? गिव मी एन ऑनेस्ट आंसर। नहीं No, पढ़ते। sir. न्यूज़पेपर खोलते टाइम अगर वो गिर भी जाता है ना, हम उसको उठाते भी नहीं है वापस। तो आपने तो न्यूज़पेपर के थ्रू पैम्पलेट डलवा दिया और आपने सोचा कि वाओ, आज 1000 लोगों ने मेरे बारे में जान लिया, बट रियलिटी इज दैट कि उस 1000 में से अगर 100 लोगों ने भी आपका पैम्पलेट पढ़ लिया ना, तो बहुत बड़ी बात है। So what I mean to say by this, that always identify your position, try to check your position into the market and promote your business shamelessly. लोग क्या कहेंगे is their job, आपका नहीं है वो। लोग तो तब भी आपकी तारीफ करेंगे जब आपका ये बिजनेस $1 मिलियन का हो जाएगा, $1 बिलियन का हो जाएगा, और अब वो बोलेंगे अरे वाह, कहां से शुरू किया था। और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज आप डर रहे हो बाहर अपने पैम्पलेट्स को लेकर जाने में, अपने बिजनेस को प्रमोट करने में। सो दीज आर द टू थिंग्स व्हिच मेक्स अ डिफरेंस। जितने भी सक्सेसफुल लोगों की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़िए, उसमें साफ साफ आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने एक टाइम पे अपने बिजनेस का प्रमोशन खुद ने किया है, आई मीन गली गली जाकर। एग्री और नॉट? Am I audible? Yes, sir. या एग्री करते हैं इस बात से? Yes, sir. That Agree. हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करना होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर डायलॉग। हाँ, कैन यू रीड इट? Yes, Divya, please read the dialogue. 6 गोली और आदमी 3 आदमी, बहुत both नाइंसाफी है। अगेन फेमस डायलॉग कि 6 गोली एंड आदमी Yes, सिर्फ 3। नाउ व्हाट इज दिस? 3. Gabbar Singh had a sense of sarcasm. He created an illusion that his people had a chance of survival. He kills them in the next scene. वो सीधे ही वो ये डायलॉग बोलते हैं, उसके बाद में बोलते हैं 3 आदमी और मतलब आदमी 3 और 6 आदमी और गोली से जो भी है, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, उनको शूट कर देते हैं। What is the moral of this? Perform or you will perish. This is the best thing. This is one of the important thing you need to understand whenever you are doing a business or a job. अगर मैं आज परफॉर्म नहीं करूंगा, कल मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा इफ आई एम अ बिजनेसमैन, एंड कल मेरी जॉब चली जाएगी इफ आई एम अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय इन एनी ऑफ द कंपनी। मैं आपसे पूछता हूं दिव्या, विल यू लाइक टू गिव मी अ सैलरी? अगर मैं 6 महीने तक आपके यहां से एक भी शूज नहीं बेच पाया, आप मुझे सैलरी देते रहोगे? नो सर, शूज सेलिंग ही नहीं होगी तो फिर। एग्जैक्टली, यानी आपने खुद ने कहा दैट यू हैड अ chance to survival. I have given you enough opportunity from last 6 months. I have given you so many opportunities from last 6 months to perform कि प्लीज सेल्स बढ़ाइए, सेल्स बढ़ाइए, सेल्स को इंक्रीज करिए, सेल्स को इंक्रीज करिए। बट अगर एट द एंड ऑफ 6th month मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, you will say okay, go out. It doesn't mean that you will kill me. Killing me is something, getting my job from myself. मेरी जॉब आपने वापस ले ली, मुझे जॉब से निकाल दिया, दिस इज इक्विवेलेंट टू किलिंग। मेरे पास जॉब नहीं है, बट व्हाई आई लॉस्ट माय जॉब? इट इज बिकॉज ऑफ माई सेल्फ। आई हैव नॉट परफॉर्म्ड एज पर द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन। मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे जितनी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करी, आई हैव नॉट परफॉर्म्ड अप टू द मार्क। नाउ लेट्स मूव अहेड। ले अब गोली खा। Sometimes in the interest of the organization, the management has to take some hard decisions. This is very important. This is
really very important in today's scenario, in current business scenario, that management or the organization has to take some serious and hard decisions. He always put the interest of his establishment before himself. Hamesha. This is a gyan. Please note it down. Always put your organization interest first than your personal interest. So sometimes he had to fire some employees. It is not like that an employee is saying कि Divya ma'am, I am sick या मेरे घर पे कोई बीमार है और मैं आज नहीं आ सकता. Please don't be that hard. Try to understand the human needs. Try to understand the human emotions. But at the same time, this should not be the case every day. If once in a week I'm saying okay, but if every day I'm saying that I am having this, I am having this, I cannot do this work, I cannot do this work, this will not work for me. Right, Divya? So Yes, sir. आपको समझना पड़ेगा that yes, now it's the time to take a hard decision. You cannot be emotional all the time. You will have to be strict at particular time, because strict हुए बिना लोग आपको, आपके employees आपको leniency से ले रहे हैं, आपको serious नहीं ले रहे हैं, and that is actually costing negatively to your business. ये आपके business को negatively affect कर रहा है. So I have taken only 5 dialogues from this. I have found this particular thing on internet. मैं internet search कर रहा था, वहां पे मुझे ये मिला. So मैंने वहां से इसको लिया and सोचा कि I will discuss this thing. And why I am using these examples, आपको थोड़ा सा अजीब भी लगा होगा कि सर ये कौन से example, but now I think अब आपको मेरा objective clear हुआ होगा that by using these particular examples, I am actually trying to explain you one thing, that is this: we can understand management from any of the things happening around us. Management is everywhere. The only thing is that we should have the need, we should have the zeal. हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए उस particular चीज को समझने की, उस particular example को, उस particular concept को understand करने की. So yeah, Samik. Yes, sir. Samik can, yeah. So Samik, you joined a bit late, not an issue. So हम आपसे बात नहीं कर पाए. So Samik, in which course you are interested, BBA or MBA? I'm in MBA. MBA. Okay. So your graduation background, Samik? BTech. Beta, your voice is not coming clearly. Can you speak a bit? Please decrease the rate of speech. Engineering. You are pursuing BTech. Yes, sir. Okay, and which branch? Computer Science and Engineering. Okay, CSE. Yes, sir. All right. So, Samik, any particular objective of going for MBA? So, I'm interested into sales and marketing. So, Okay, very good. in the beginning, I thought of working for a few years, then doing it, but I thought that it might not be possible, because once I get into a job, it would be difficult for me to leave the job and do MBA. So I thought of doing my MBA first and then joining a job. Because I'm more inclined to sales and marketing, and for that I need some knowledge. So I have to do sales. So that's the reason. Okay. So what I'm getting from your view is that you want to actually finish your studies first, and then you want to go for your jobs and all. Because I think you believe in a philosophy that job to zindagi bhar karni hai. So jitna bhi padna hai, let's complete it first, and then we'll go for the job, right? Yes, sir. Okay. I mean, I really respect your decision, and there is nothing wrong in this decision. So you want to go for marketing and sales, I guess. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. So any particular sector you have decided? Because you are more, you are clear about that, sir. मुझे sales में जाना है. Because absolutely. We find very few students who clearly say, sir, मुझे sales में जाना है. बाद में चले जाएं, that's a separate issue. But initially everybody says, no, sir, I want to do this and this. But you are actually clear in your mind.
So that's really good. Yes. That's really appreciable. So why, which sector you want to join for the sales? Since I have a technical background, so I think I will be able to do good in in some technical sales. I am also fine doing non-technical sales jobs. So, but I have not decided that yet. I'm not sure about that right now. But all I have is that I want to go into marketing. But I don't have decided anything further right now. Great, great. So, Samek, let me tell you one thing. You have an added advantage. That is, you said, I want to go for technical sales. And technical sales is something which is need of the hour. आज की तारीख में जितने एप्लीकेशन बेस्ड जितने सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज ओपन हो रही हैं, they want people who can understand the technical terminologies. Just suppose if I am running a particular company and I am into the sales of some software. कोई software है वो मैं बेचता हूँ. Now I have hired two people. One who is from commerce background and done MBA. Second is the BTech background student and done MBA. Now, for me, why I'm just telling it to you so that you will feel more motivated towards your objective, because you are quite clear in your objective कि sir मुझे तो technical sales में जाना है. So now technical sales में whenever I hire a particular student who has a BTech background, that too from computer science and engineering, मुझे उसको केवल 2 या 3 दिन की ट्रेनिंग देनी है. That too कि ये मेरा सॉफ्टवेयर क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और ये क्या बेनिफिट देता है. मुझे उसकी टेक्निकल चीजें आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी फ्रॉम सीएसई एंड यू हैव अंडरस्टूड. वहीं पे अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट को लेकर आता हूँ, इट इज नॉट लाइक कि कॉमर्स स्टूडेंट सेल्स नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, बट मुझे उसको 1 महीने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी या 15 दिन की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. वहां पे मैं उसे वो सारी चीजें भी समझा पाऊंगा ताकि वो आपके इक्विवेलेंट आके खड़ा हो सके. So a particular person with BTech, CSE plus MBA is more productive for technical sales than a person with commerce. It is not like, I'm again repeating, it is not like that a commerce student cannot do technical sales. He can always do, because a BTech background has some added advantage. Similarly, a commerce or a arts background had some different advantage. So every graduation stream gives you a particular advantage when you are doing an MBA, going for your MBA. So you are quite clear in your mind. That's really good. I really, I'm feeling happy that you are clear not even for your job, you are clear even for your areas. So as we talk about technical sales, as far as UEM Jaipur is concerned in terms of placement, let me tell you that we have so many companies who are visiting our campus and related to technical sales. Okay. Right. For example, you have heard about Byju's? Yes, sir. What is that? So it is a tech company. It's a tech company which works into the education field. Education related softwares, right? Teaching, right? Yes, sir. We have so many students from our university, that too from School of Management and Engineering background, whatever it is, they are working into the Byju's, and not even working. Just before 15 days to 1 month, one of our students has sent us a mail saying that, sir, we need people from your side for internship. Okay. So the UEM students are not only performing well into the job, they are actually creating space, creating opportunities for the upcoming students, for their juniors. So this is one thing our students are doing. In technical sales, we have a lot of companies. If you have gone through our placement portal, you will come to understand. And recently, one of our students has got the highest package ever. That is 72 lakhs per annum. Okay. Right. That from Giga Data Center, Atlanta. So we have a diverse field. I clearly understand that everyone cannot go for 72 lakhs per annum. But yes,
in, Yes, in, obviously. if we talk about the current placement data for the UEM Jaipur, we till 15th May we have achieved 116.73% placement. 116. Sir, Yeah. sir, does that include all the students, like all BTech, MBA, BCA, BA? Exactly. We have in terms of placement, we work our working is like that we have a centralized placement team. That centralized Okay. placement team is being assisted by different departmental placement team. We have Okay. two, three people in each department who Okay. works as a coordinator for the centralized placement team. So the work for the Okay. centralized placement team is not like that they will be bringing companies only for the BTech. They will be bringing Okay. companies only for the MBA or BBA or Okay. BCA. They are Okay. working to bring the companies for each and every stream. Now, Okay. when we are talking about placement, let me share my personal view. This is my personal opinion, Samik, Okay, sir. that the Okay, sir. the university's objective is to provide you an opportunity. Yes, We sir. provide you an opportunity to get a particular job with a handsome package, but it totally depends on you and your skills, how you capitalize that opportunity. आप उस opportunity को कैसे अपने benefit के लिए use करते हैं, that totally depends on you. Now, why I am saying this? Because if we have taken admission into the MBA, we are not taking any classes seriously, we are not taking any assignment seriously, and we are not polishing ourselves. Let me tell you, MBA is kind of a training program for 2 years. You polish your skills, and the biggest skills you require is presentation and communication. Samik, if I know so many things and I'm not able to communicate with you, will you hire me in your company? आप मुझे जॉब दोगे? Obviously not. Obviously not, because मुझे क्या पता आपके माइंड में कितनी नॉलेज है, एंड आपके माइंड में कितनी भी नॉलेज हो बेटा, I cannot use that knowledge until and unless you are able to speak, you are able to communicate. Yes, sir. So right. So Yes, sir. yeah. So what I want to explain you over here, that in order to get a placement, in order to get a good placement, it's a two-way process, and one process is you and your work and your attitude, your behavior in these 2 years of MBA. Trust me, if you have done everything at a right time, at a right place, you will get a job even before the company comes to the campus. Company campus में आने से पहले ही आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं. That is for sure. We in our school of management, we have so many students जिन्होंने अपने लेवल पे एक अच्छा खासा पैकेज बुक माई शो में और एरिक्सन में अचीव कर लिया, बिकॉज दे एक्चुअली आर फोकस्ड. मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यू आर क्वाइट क्लियर इन योर माइंड, जस्ट लाइक दिव्या. दिव्या इज डूइंग अ शू बिजनेस, राइट, along with one partner who is also going to be your classmate in MBA. So these two people are quite clear that, sir, we want to go for business and we have already started. In a similar way, you are quite clear in your view that, sir, I want to go for a technical sales. And why you want to go for a technical sales? You have a justification that, sir, since I am from a computer science engineering background, I can understand technical products quite well, better than the other people who are not from the technical background. So I am quite clear in my mind that I'll go for technical sales. So Samik, what are these examples, whether it is Divya, you or anyone else? If before going for an MBA, if we are clear in our vision that after 2 years I want to do this, it will really help you a lot. It will really help you a lot. And you will realize it. Mark my words, you will realize it that yes, sir, you were right. Being clear at the starting of the MBA gives us an added advantage over the other people who are going to join me in MBA. So this is what I have done into the introductory session. In the coming classes, I request you to be regular in these classes because we will be discussing a lot of things. We are not going to give any simple sort of a lecture.
it will be a dialogue kind of a process. We'll be talking, we'll be interacting. So I'll be taking Okay. your basic mathematics classes. The basic mathematics Okay. means I'm not going to start any syllabus. We are going to touch some topics which we have Okay. left so early. For example, percentages. Now, if I say percentages, you will say, sir, I know everything. Yes, and I know that you know everything, but there is no harm in repeating something, in Yes, revising sir. something, right? Because we will be touching some topics which will be helping you out as a foundation when you'll be studying your subjects into the MBA, as well as when you'll be sitting for some placement. In every placement, you know, nowadays companies go for aptitude test and all. Yes, sir. Yes, sir. So it will help you over there also. So Okay. and every time whenever we study the same topic from different sources or different people, we come to know something new in that particular topic, Hmm. right? So in the Yes. next class I'll be starting with some topics of the mathematics, and that too from a very basic level, very basic Okay. level, and that too into the interactive kind of a practice. So please be regular Okay. in that. And Divya, आपको भी बेटा यही this is the advice uh, that please be regular, and Okay. ask the Arav to also to join, because today he left the meeting. Arav has left, so उसको भी बोलना that Yes, sir. वो भी रेगुलर रहे, राइट? और ये टाइम फिक्स Yes, है sir. बेटा, क्लास का टाइम फिक्स है. सो आरव को बोलिएगा कि उस टाइम पे ट्राई टू बी एट होम, घर पे ही रहेंगे तो ज्यादा ठीक होगा, बिकॉज अभी शायद वो ड्राइव कर रहे थे और वो मार्केट में कहीं थे, सो इसलिए वो Yes, शायद sir. आज ज्वाइन नहीं कर पाए. सो प्लीज आस्क हिम टू बी एट होम ड्यूरिंग दिस टाइम. टाइम इज फिक्स्ड, डे इज फिक्स्ड. सो इस ऐसा नहीं है कि कभी भी क्लास हो रही है. वी हैव अ फिक्स्ड टाइम. So please try to be regular in that particular thing. और अगर आप दोनों को आप कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं. Otherwise, Manisha ma'am will take your next session. Yeah. Okay, sir. When are the regular classroom course going to start? And what time? Sorry, Samik. Sir, I'm asking, when is the regular online classroom course is going to start? Roughly? See, regular we will be. I mean, there is no fixed date till now, but we will be starting the classes in July for sure. We'll be starting the classes in July for sure. Okay. And we'll be, I mean, that will be communicated to you 10 or 15 days prior. So it's not like that I am coming today and asking you कि कल से आपकी online class है, ऐसा नहीं होगा. We will inform you on time so that you will manage yourself and be regular in that. हाँ. No, I'm asking this because I will have to go from Kolkata, so I will have to. So that's why I'm asking this. You have to go to. Sir, because I am from. Beta, your voice is cutting. Actually, some network issue is there, I guess. Okay, sir, I'm asking this because I'm from Kolkata, so I have to go there. So that's why I'm asking this. Okay. No. That is there. You will be informed on time, and you will be given sufficient time to manage yourself. Don't worry about this. Okay. Yes, Divya. Any question, Divya? No, sir. Everything is clear, beta? Yes, sir. एंड ये माइंड से बेटा निकाल देना कि आर्ट्स फील्ड से है तो एमबीए नहीं कर सकते. आप गूगल करके देख लीजिए, देयर आर सो मेनी पीपल जो आर्ट्स स्ट्रीम से थे और एमबीए करके आज अपना बिजनेस चला रहे हैं, अच्छी जॉब पे है. सो प्लीज गेट दिस थिंग क्लियर फ्रॉम योर माइंड. सर बस थोड़ा मैथमेटिक्स में आके डाउट हो जाता है. डोंट वरी. अगली क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का टॉपिक, हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि हमें कुछ नहीं पता. वी डोंट नो एनीथिंग. विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो. Don't worry about it. Don't worry about maths. It will be clear. And trust me, you will get the best marks till now in your life in MBA. That is for sure. That is a promise from my side. Don't worry. बस बेटा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. जो आपको एडवाइस किया जा रहा है वो आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ये इतनी सी चीज अगर आप कर लेंगे, trust me, you will not face any difficulty in mathematics. I know, being from arts or commerce background, maths का थोड़ा सा डर रहता है, but don't worry. I am there to help you out. Don't worry. Thank you, sir.
Okay. Manisha ma'am. Sure, sir. Yeah. So this is all from my side today. You can take over, ma'am. Okay, okay. Thank you, sir. Hello? Hello, am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay. Good morning, Divya and Samit. Good morning and welcome to both of you. The session which you have taken by Rahul sir was really very interesting and he had explained in a very clear way what is management. And I hope you both have understood now in a layman language also what is management. दिव्या Yes, एंड ma'am. समीर आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अब मैनेजमेंट क्या है. Yes, ma'am. अब मैं बस मैनेजमेंट को बस थोड़ा सा आपको बताऊंगी इसके बारे में और इसी को यहाँ से आगे ले चलेंगे. नाउ as you have understood, as sir have said, कि management is everywhere. It means in the last class also we have discussed, Samik was there, that management is pervasive in nature. Pervasive in nature means irrespective of the size of the organization, it is present everywhere. हर जगह है, irrespective of the size of the organization. I mean, I have. Are you able to see me? Are you able? Yes, ma'am. Okay, fine. So now we were discussing that management is pervasive in nature. It means it is present everywhere, irrespective of the size of the organization. Divya, you were not there in the last class. In the last class, I have discussed or explained the management with the help of a daily activities. Like your mother, when she wake up early in the morning, she have to cook in the breakfast. I have to clean the house. I have to wash the clothes. So what is this? That you are planning the activity so that these activity could be done in an effective way. ये सारी activities effective way में हो जाए. What is that? That is management. And we have discussed this in the previous class. Samit, you were there? Samit, am I audible? Samit, am I audible? Can you please reply? Yes. Okay, okay. So now we have understood the meaning of management. Now let's come to the concept of management. What is the concept of management? See, there are 5 M's. There are 5 M's of management, that is money, material, machine, method, and men. These are the 5 M's of management. And without these 5 M's, you cannot achieve or you cannot accomplish any goal. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन 5 M's के बिना कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकती है. Let's discuss them one by one. For example, men. What is man? Man is your labor, your workforce, your manpower. अब दिव्या, can you run your enterprises without this manpower? क्या आप अपना बिजनेस चला सकती है इस मैनपावर के बिना? Divya, am I audible? Yes, ma'am. हाँ, I'm asking बेटा, can you run this without manpower? क्या आपको किसी भी लेबर की, किसी वर्कफोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? Mhm.
Hello, 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 Divya, am I audible? Yes, ma'am. Okay, I'm asking, can you run your enterprises without a labor, without a workforce? No, ma'am. Huh. The first and the foremost thing, the 5 M's which I'm discussing in management is the men. Okay, to run any enterprises, whether it's a small or a large, the manpower is the most important thing. दूसरी चीज जब हमने कहा कि मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, द सेकेंड एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कि आपके लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है दैट यू हैव हायर्ड योर वर्कफोर्स और योर मैन पावर. The second thing is that you have to ensure that this manpower should be satisfied. अगर ये satisfied नहीं है, if your employees are not happy with you, then your business is going to be affect in the long run. देखिए अगर आप किसी कोई आपके बिजनेस में है, लाइक सर सेड कि ओके फाइन, रोज एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए. ठीक है, अगर आप रोज एक्सक्यूजेस दे रहे हो, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, एवरी टाइम आई एम गिविंग यू एक्सक्यूजेस, दिव्या मैम आज मैं नहीं ये काम कर सकती हूँ, फिर रोज मैंने कहा मैं नहीं कर सकती हूँ. You can, I mean, you can take the decision कि okay fine, ma'am is daily giving such excuses or this employee is daily giving excuses. But the other thing is also that कि अगर ये excuses मैं दे भी रही हूँ, then as a manager, as an entrepreneur, this is your duty to find out what is the reason why this commitment is not coming. अगर ये एम्प्लॉय जिसने जब ज्वाइन किया था, अगर ये शुरू से ही इसका एटीट्यूड ऐसा था, इसका बिहेवियर ऐसा था, then it's a different case. But if suddenly after certain span of time he or she started making excuses, then what is the reason behind that? अब क्या ऐसा हो गया? ऐसा तो था नहीं, ये स्टार्टिंग में इतने एक्सक्यूजेस नहीं देता था. he or she was a good worker, बहुत अच्छा वर्कर था, बहुत अच्छे से काम करता था. अब अगर अचानक से if he started giving excuses, then what is the reason behind that? देखिए मैनेजर्स, there are two types of managers, good managers and the bad managers. Bad managers always want that don't raise questions, listen me, whatever I'm saying you have to follow that, do listen me, do whatever I'm saying or just leave the organization. If you have this approach, then you are not going to be successful in the long run. तब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में जो अचीव करना चाहते हैं, जो विजन आपने डिसाइड किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो विजन आपने सेट किया है, वो आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर व्हाट्स योर विजन फॉर योर दैट शू एंटरप्राइजेस, बट लाइक लेट्स सपोज, आई एम जस्ट टेकिंग इट अ हाइपोथेटिकल केस. अगर आपका विजन ये है कि जयपुर में मेरा एंटरप्राइजेस नंबर 1 एंटरप्राइज हो जाए इन दिस शू सेगमेंट, इन दिस शू सेगमेंट नंबर 1 हो जाए, और अगर आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, या आपका जो अप्रोच है अपने वर्कर से डील करने का वो बहुत ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, यानी बहुत धमकाने वाला है, ओके फाइन यू कांट डू दिस वर्क, आई विल फायर यू, यू आर थ्रेटनिंग देम, आप हमेशा उन्हें धमकी दे रहे हैं, देन दैट कमिटमेंट और लॉयल्टी विल नेवर वर्क. देखिए हम ये बात, it's true, nobody can deny that yes, for every enterprises profit maximization is the basic objective. हर किसी बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उसे प्रॉफिट अर्न करना है. बट लेट मी टेल यू वन रियल एग्जांपल. देयर वर टू कॉर्पोरेट सेक्टर्स, आपको भी शायद आपने इनका नाम सुना हो. वन इज IBM एंड द अदर इज माइक्रोसॉफ्ट. सुना है आपने नाम दिव्या इनका? और समिक? यस मैम. समिक आपने सुना है इनका नाम बेटा? आई थिंक ही ऑलरेडी लेफ्ट. देखिए IBM एंड दिस माइक्रोसॉफ्ट, IBM वाज द लीडिंग इंडस्ट्री. IBM जो था पहले एक लीडिंग इंडस्ट्री था, बट what their culture was, what the philosophy of the management was, उनकी फिलोसफी ये थी कि we have to earn the profit at any cost. हमें प्रॉफिट अर्न करना है किसी भी कॉस्ट में. On the other hand, this Microsoft company
was the second company, because IBM was a leading company. Then at that time Microsoft doesn't bother about this thing कि हम second position पे हैं, वो इस चीज के लिए उन्होंने bother नहीं किया. What they have decided, they said okay fine, we are not going to change our philosophy. हमें अगर प्रॉफिट शॉर्ट रन में नहीं हो रहा है तो इस चीज से हम घबराने वाले नहीं है. What we are going to do, we are going to build a culture. हम एक ऐसा कल्चर बिल्ड करने वाले हैं जहां एम्प्लॉय लॉयल हो, जहां एम्प्लॉय का कमिटमेंट हो. दो चीजें, आप कुछ भी हम nowadays we are saying okay fine, the technology is coming, the world is becoming automated. However the world is becoming automated, सारी चीजें automated हो जाए, but still you cannot run any enterprises with that manpower. आप जो unskilled labor है ना उसे हटा सकते हैं मशीनरी से, but what about those manpower which take the strategic decision? जो strategic decision लेती है, क्या उसके लिए मैं किसी मशीन को अपॉइंट कर सकती हूँ? क्योंकि फाइन आपको देखना होगा, आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना होगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल फॉर्मुलेट सम स्ट्रैटेजी. नहीं, अगर किसी रोबोट को क्लास लेने के लिए बोल दिया जाए, ही दैट रोबोट कैन नॉट फिगर आउट कि इतने इन इस क्लास में से इस 100 जो अगर 100 स्टूडेंट्स की क्लास है उनमें से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरा लेक्चर समझ में आया और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में नहीं आया. बट if there is a teacher, then he or she can easily figure out फाइन इनको समझ में आया है या इनको मेरा लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा है, इनको नहीं लगा है. तो कहने के लिए हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो कि फाइन द वर्ल्ड इज बिकमिंग ऑटोमेटेड, सारी चीजें टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस दिस थिंग दैट थिंग, बट स्टिल वी कैन नॉट से जस्ट वेट. Still we cannot say that we can replace this manpower completely. Now since I have discussed the 1M of this 5M component for this management, क्योंकि किसी भी मैनेजमेंट के लिए हमें 5M की जरूरत है, उनमें से we have already covered this manpower or the workforce. In the coming lecture we will be discussing the remaining 4Ms, and please come for the classes regularly. We will you will be getting some insights, you will be getting some more knowledge about this management concept, and I hope you like this lecture. I mean the lecture taken by Rahul sir as well as by me. You have gain some knowledge by this lecture. दिव्या, आपको कुछ सीखने को मिला होगा बेटा? Am I audible, Divya? Yes, ma'am. Okay. So thank you, beta. Thank you for attending both the sessions very patiently, very attentively. In the next coming lecture, we will be discussing the management, about the concept of the management, about the theories of management. Thank you. Thank you so much for attending this session. And thank you, Preeti ma'am. Thank you, Rahul sir. So thank you so much, ma'am. Thank you so much. Divya, please be regular in the classes. You will have so many interactive sessions over here. Please don't take it as a class or a lecture. These are the interactive sessions we are having, and we'll have a lot of learning by fun. Learn by fun is the prime objective of these sessions. So please be regular, beta. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.